आता है जो एकदम उस डिप्रेशन से निकल के और वहाँ गाने लगा। तो कई तरह के सरवर कुमार याद आते हैं मुझे, है ना, खासकर उन दिनों के जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो बहुत सारे जो है ना आदमी के रूप होते हैं, बहुत सारी छवियाँ, लेकिन जो ये छवियाँ जो बनती हैं, आज की जो छवि है, इससे भ्रमित मत होना। मेरी असली छवि शायद वही है, और वो मैं, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी बैकग्राउंड को कभी भूलता नहीं हूँ और भूलना भी नहीं चाहिए। मेरे लिए सरवर कुमार का यही मतलब है। सर मेरा एक टैकल क्वेश्चन आपसे। हाँ। कि जैसा कि हम लोग अम्बेडकरवाद को पढ़ते हैं या फिर बहुजन जो नायक हैं उनकी विचारधारा को पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमें कास्टिज्म को ख़त्म करना होता है। कास्टिज्म को ख़त्म करना होता है। हाँ, खत्म करना। और जितनी मतलब विचारधाराएं हैं तो उसमें हमें एक मानवतावादी जो समाज है उसकी स्थापना करनी है। अलग अलग बहुजन नायकों ने यही प्रपोजल रखा है हमारे सामने। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपसे टैकल क्वेश्चन कि आप जैसे कास्टिज्म प्राइड की बात कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कास्ट को उजागर नहीं कर रहे? नहीं, अच्छा है आपका सवाल। देखिए, कास्ट प्राइड की जो मैंने बात करी ना, इस पे जो डिबेट है, ये आपका सवाल उसी डिबेट से जुड़ा हुआ। क्या नाम है आपका? यस राणा। यस राणा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। देखिए, कास्ट प्राइड है ना, इसके दो रूप हैं। एक तो अपर कास्ट का व्यक्ति प्राइड करे तो वहाँ वो एरोगेंस में बदलता है, क्योंकि उसके पास सोशल कैपिटल है ना। तो उस सोशल कैपिटल के कारण उसका प्राउड अहंकार का रूप लेता है। अगर सिर्फ देखिए, अगर आप, मैं ये भी नहीं कहता ब्राह्मण होने होके अपने आप को कोई गिल्टी फील करो, लेकिन ब्राह्मण होने का अहंकार क्यों करो आप? किस लिए करो? आप मान लिया ब्राह्मण जात में पैदा हुए, तो इसमें आपका क्या योगदान है? आपने क्या किया है ब्राह्मण होने के लिए? समझे? वो अहंकार आता है वहाँ से। तो वहाँ तो प्राइड नहीं होना चाहिए मेरे विचार में। लेकिन जो दलित या निचली जाति है ना, यहाँ इसका एक प्रोग्रेसिव भूमिका हो जाती है कास्ट प्राइड की। क्यों? क्योंकि वो कास्ट के कारण हीनता आती है उनमें। वही है, उनके पास सोशल कैपिटल नहीं है, सोशल डिसेबिलिटी आ जाती है। तो उस डिसेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, उस डिसेबिलिटी के भाव को ख़त्म करने के लिए उनके अंदर ही प्राइड जगाना जरूरी है। यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव रोल है। सोशोलॉजिस्ट ने इस बात पे सहमति जाहिर करी है कि निचली जातियों के लोग जब प्राइड करना सीखते हैं, तो इससे अपर कास्ट जो प्राइड है, वो अहंकार टूटता है और लेवल पे आते हैं सब लोग। जब तक ये लोग प्राइड करना नहीं सीखेंगे ना, वो लोग अहंकार से अपने आप को, अपनी जाति के नारे लगाना बंद नहीं करेंगे। तो इसका सिर्फ इतना ही रोल है। लेकिन जब दलित वर्ग के लोग, मैं इसमें ये भी एक राइडर लगा दूं, जब दलित वर्ग के लोग कास्ट प्राइड के नाम पे दूसरों का अपमान करने लग जाएं, ऐसा भी कर रहे हैं कुछ लोग, और दूसरी अपर कास्ट को गालियां देने लग जाएं, तब वो गलत, तब वो जातिवाद में बदलता है। हालांकि वो उस जातिवाद की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ है, वो क्रिया और प्रतिक्रिया बोलते हैं ना, लेकिन दोनों ही चीज़ गलत हो जाती है वहाँ पे। उसको मैं जायज़ नहीं ठहराऊंगा। उनका प्राइड बस इतना है कि अपने अंदर हीनता ना लाएं। ठीक है भाई, मुझे एक किस्सा याद आता है आपकी बात से, इसमें लिखा भी है मैंने। तो एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था चंडीगढ़ से और अपने घर कुरुक्षेत्र की तरफ। तो उस समय मैं प्रोफेसर हो गया था, शिमला में था उस समय मैं। तो मुझे एक साथी यात्री मिले, ब्राह्मण थे, वो पंडित, शास्त्रीय पंडित थे, टीका वगैरह लगाए हुए थे, फेरे वेरे करवाने का काम करते थे। तो उनसे मेरी चर्चा हो गई, ऐसे बातचीत शुरू हो गई ट्रेन में। तो वो मेरे से जो है बड़े इम्प्रेस हुए। उनको लगा भाई कि भाई शायद एक विद्वान आदमी से मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने बड़े अच्छे ढंग से बात कर रहे थे। अचानक ही उन्होंने पूछ लिया कि प्रोफेसर साहब, आप जो है बाई कास्ट कौन हो? हम भारतीय की आदत ही होती है कास्ट को जानना ही है ना। तो मैंने कहा इसके जानने के बगैर नहीं हो सकता, काम नहीं चल सकता। बोला नहीं बताओ आप। मैंने कहा चलो आप ही गैस कर लो। तो पंडित जी ने गैस करे 2-3, ब्राह्मण हो? मैंने कहा ना, ब्राह्मण नहीं हूँ। फिर राजपूत हो? वो भी नहीं हूँ। जाट हो? वो भी नहीं हूँ। फिर क्या हो? देखिए, मैंने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया, गांधी जी वाला एक्सपेरिमेंट, सत्य के साथ प्रयोग है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा पंडित जी, आप मेरी कास्ट जानना चाहते हो? चलो मैं बता देता हूँ। मैंने कहा तो मैं तो
मैं तो एक भंगी हूँ। पंडित जी के मुंह से निकला शिव 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 4 बार कहा। मैंने कहा पंडित जी ऐसे रिएक्ट क्यों किया आपने? बोला नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं बताओ, मैं भंगी हूँ तो हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो पंडित जी ने कहा माफ़ी मांग ली, सॉरी बोल दिया, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, ठीक है। हम और बात करने लगे। लेकिन उस बंदे को जब उतर के गया, वो अम्बाला रेलवे स्टेशन पर उतर के गया, अम्बाला छावनी में, तो वो दूर दूर तक मेरे को ही देखता जा रहा था वो बंदा। देखिए मैंने उस बंदे के दिमाग में जो स्टीरियोटाइपिक इमेज बनी हुई थी कि भी भंगी तो ऐसे ही ऐसे होते हैं, वो मैंने तोड़ दी। तो ये जो छवि बनी हुई है ना कि भी विद्वान अपर कास्ट का ही व्यक्ति हो सकता है, भंगी जो है वो तो बस सिर्फ सफाई का ही काम कर सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता उसमें कोई गुण। देखिए हम सब इंसान हैं, हम सब के पास बुद्धि है, हम होमो सैपियंस हैं भाई। होमो सैपियंस अपने आप में ही बुद्धिजीवी मानव था, है ना, और जानवर मानवों से तभी तो आगे निकल गया ना। होमो इरेक्टस से नियंदरथल मानव है, उनसे हम आगे निकल गए। तो क्योंकि हम मेधावी हैं, तो वो मेधा सबके पास है। तो मैंने उस दिन जो है ये जान के कहा कि मैं भंगी हूँ। मैंने कहा क्योंकि हालांकि मैं दलित वर्ग से बिलोंग करता हूँ, लेकिन दलित वर्ग में भी सबसे आखिरी व्यक्ति भंगी होता है। तो मैं अपने आप को उससे रिलेट करता हूँ और उसमें प्राउड होना है असली प्राउड। तो ये जो प्राउड है, लोअर कास्ट का प्राउड, ये एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की और आगे जाने का एक टूल है। लेकिन ये अहंकार में ये भी नहीं बदलना चाहिए। ये आपके सवाल करने का जवाब हो सकता है। कुछ और? सर माई सेकंड क्वेश्चन है कि जैसा कि आपने कहा कि कास्टिज्म प्राइड एक हमारे लिए टूल हो सकता है भविष्य में। हाँ। और हमारा मतलब जो वर्ग है उसको एक उठाने का एक जरिया रह सकता है कास्टिज्म प्राइड, स्वाभिमान लाने का। हाँ, स्वाभिमान लाने का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी हम कास्टिज्म प्राइड में हम जैसे साथ लिखते हैं कास्ट प्राइड में कि हम लोग लिखते हैं कि जैसे वर्ड हो गया कोई भी, जैसे नीरज चमार, ठीक है, तो जो वर्ड चमार है उसको अगर हमें कोई और बोलता है तो हमें बुरा लगता है। उस पर आपका क्या विचार है सर? जैसे कि आपने कहा कि हम कास्टिज्म प्राइड करेंगे, जैसे अगर मैं चमार या फिर मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, मैं वो वर्ड यूज़ करूँगा, मैं पीछे लगाऊंगा नाम के, या फिर मैं उससे लोगों को बताऊंगा कि मैं हूँ, फिर हमें दूसरा कोई बोलता है फिर हमें बुरा क्यों लगता है? नहीं, देख दूसरे के टोन में फ़र्क आ जाता है। किस टोन में बोला है, उसकी इंटेंशन क्या है। तो उसकी इंटेंशन अगर आपका मजाक उड़ाने की है तो बुरा लगेगा, फिर आपको एहसास दिलाना है। तो लेकिन जब आपने नाम के आगे लगा लिया तो फिर इसकी परवाह नहीं करनी है। सामने वाले को जो लगे लगे। एक हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हमारे दिनों में जब मैं आया था यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, तो एक स्कॉलर थे डॉक्टर करणवीर, ज्योग्राफी पढ़ा में थे वो, और नाम के आगे वो चमार लगाते थे, डॉक्टर करणवीर चमार, और बड़े प्रसिद्ध हो गए। बड़ा ही ब्लंट थे, बहुत एग्रेसिव थे, और उसी चमार टाइटल को उन्होंने लगाए रखा। उसी टाइटल के साथ रोहतक यूनिवर्सिटी में उनकी अपॉइंटमेंट भी हुई, वो अब रिटायर हो गए, प्रोफेसर करणवीर चमार हो गए। तो उसने तो कभी परवाह नहीं करी सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं। कोई मान लिया आपका मजाक उड़ाता, उसका ब्लंटली जवाब देते थे वो, तो आप भी दे सकते हो। और ये कोई इतना, देखो हो सकता है जब एक चमार या भंगी नाम के आगे ये लगाता है ना, तो लोग असहज हो जाते हैं, लेकिन ये असहज होने वाली बात नहीं है। जब आप नाम के आगे पंडित लगाते हो, शर्मा लगाते हो, आप यादव लगाते हो, ठाकुर लगाते हो कि नहीं, बड़े खुले आम लगाए जाते हैं ये सरने, और तो क्या ये लगाने में क्या बुराई है। लेकिन हालांकि निजी रूप से मैंने नहीं लगाया, मैंने अपना जो गोत्र परंपरा थी अपने गोत्र को ही, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो उसी ट्रैप में आ रहे हैं। पूरी बात नहीं है, लेकिन इससे एक दूसरे कास्टिज्म को जन्म दे सकते हो आप, है ना। मैंने बताया ना, इसमें एक महीन सा फर्क है स्वाभिमान में और अहंकार में। तो वो दो तरह के जातिवाद बन जाएंगे। फिर जैसे मेरा खुद का गोत्र है, मैं थोड़ा इसका ये बता दूं। देखिए जो गोत्र परंपरा है ना हमारी, ये हमारी कॉमन ट्राइबल रूट्स को दर्शाती है। बहुत कम लोग जानते हैं हमारी ये जो गोत्र है ना अलग अलग जातियों के सेम क्यों हैं, क्योंकि हमारी ट्राइबल रूट सेम है। तो बहुत सारे चमारों में जो गोत्र हैं वो जाटों में भी हैं। तो ट्राइबल कहीं पीछे जाके देखोगे, देखिए जितनी पीछे जाओगे ना, ये जो आज की कास्ट आइडेंटिटी, मैं तो हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, मैं जानता हूँ
जो आज की कास्ट आइडेंटिटी है बहुत सारी ब्लर होने लग जाती है, जितनी पीछे जाओगे मिलने लगती है आपस में, और बहुत पीछे चले जाओ तो हम सब एक ही हैं, पूरी मानवता एक है ना, सारे हुक्म होमो सैपियंस ही हैं। कास्ट का इतिहास तो सारा ही 1000-1500 साल पुराना है, उससे पहले लाखों साल का भी तो इतिहास है। उन लाखों सालों में जो है, जब हमारी क्लैन थी, हमारी ट्राइबल जो है वो होती थी, ट्राइब्स होती थी, तब ये परंपराएं विकसित हुई थी गोत्र वगैरह की। तो उनके और भी कारण हैं गोत्र बनने के, लेकिन एक चीज़ इस चीज़ को भी वो दर्शाती है। तो इसलिए मैं अम्बेडकर की थ्योरी में ज़्यादा यकीन करता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कास्ट इज डिवीजन ऑफ द पीपल ऑफ सेम रेस। रेशियली हम सब एक ही हैं। शक्ल से कोई बता सकता है क्या कौन किस जात का है? कोई नस्ल थोड़ा नहीं, ये नस्लें थोड़ा नहीं, ये सब एक ही नस्ल है। तो एक ही नस्ल के लोगों का विभाजन है। और बाबा साहब ने एक बात और कही है, ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं ये ब्रोकन मैन है, ब्रोकन मैन। बाबा साहब की थ्योरी ज़रा पढ़ो। हम ज़्यादातर फूले की थ्योरी को ज़्यादा मानते हैं। फूले जो है ना वो रेस थ्योरी, उसके भी अपने कारण थे, क्यों उन्होंने जो है ना ये मूल निवासी की थ्योरी आगे बढ़ाई। मूल निवासी की थ्योरी को बाबा साहब नहीं मानते, और ना वो लॉजिकल है, हिस्टोरिकल। तो हम सब लोग एक ही नस्ल के लोग हैं। और ब्रोकन मैन मतलब कुछ लोग मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से टूट गए या तोड़ दिए गए, किन्हीं कारणों से अलग थलग कर दिए गए, तो अछूत लोग वो हैं। मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से ही कट के आए हैं, लेकिन आए हैं उधर से ही, ओके, हमेशा से अलग नस्ल नहीं थे। और कुछ एक हो सकते हैं, कुछ एक ट्राइबल ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ब्रोकन मैन हैं। बाबा साहब का ये मानना है। और इसलिए देखिए, आपको चमारों में, मैं खासकर अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, चमारों में ब्राह्मणों के भी गोत्र मिल जाएंगे, चमारों में जाटों के भी मिल जाएंगे, चमारों में आपको जो है ठाकुरों के भी गोत्र मिल जाएंगे, राजपूतों के। ये लोग कौन है? ये हिस्टोरिकली बात करो ना, ये वो ब्रोकन मैन है जो उधर से टूट के, बड़ा जटिल मामला है वैसे, इधर आते गए। तो जाति बहिष्कार, जाति से निकालना है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें भी तो चलती रही है ना। खैर, और सवाल पूछिए आप लोग। सर मेरा एक सवाल आपसे। ये पूछेंगे ना, अपना परिचय भी दे दो। सर मेरा नाम चिराग ग्रेवाल है और मैं दयानंद महाविद्यालय में BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मेरा आपसे सवाल है सर कि आप इतने ऊंचे पद पर पहुँच चुके हैं, आपने समाज को देखा है, तो आपके साथ अभी भी मतलब कि कहीं ना कहीं कास्टिज्म हुआ है, जातीय भेदभाव हुआ है? देखिए, बड़ा ये आपका सवाल का जवाब थोड़ा सा पहले भी आया, जब आपने पूछा था ना कि अभी ये जख्म क्यों नहीं बढ़ता। तो कभी कभी जख्म हरे हो जाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें कर देते हैं लोग। अच्छा, मैं ये देखता हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर लोग, मतलब जब उनकी तरफ से इस तरह के स्टीरियोटाइप बातें कही जाती हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन मैं इसके लिए तो हमेशा से तैयार था। मैं तो बन के ही अम्बेडकरवादी आया था अपनी यूनिवर्सिटी में। तो मेरे यूनिवर्सिटी में आने के बाद ही ऐसे अनुभव हमेशा हुए। मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों से मतभेद हुआ। मतभेद क्या, मतलब बात ज़्यादा बढ़ गई थी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, थोड़ा इसमें भी लिखा है मैंने। और लेकिन मैं एक जो है ना बिल्कुल पका हुआ अम्बेडकरवादी विचारक बन के आया था। तो इसलिए मैंने कभी परवाह नहीं करी। भिड़ गया लोगों से, पहले भी भिड़ा, बचपन में भी भिड़ जाता था, उस समय तो मैं एम्पावर्ड भी था। अच्छा, अभी भी जो है, अभी यूनिवर्सिटी के मंचों पे देखिए, मैं एक बड़े पद पे रहा हूँ, डीन भी था अभी तो, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, EC का भी मेंबर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, AC का भी मेंबर हूँ। मैं हर मंच पे अपनी बात उठाता हूँ। तो कई बार मुझे तो मतलब वैसी बातें फील होती हैं जैसे कुछ मेरे समाज के मुद्दे वो मुझे उठाने चाहिए, या कभी कभी दूसरे लोग कुछ दूसरी गलत बात कह जाते हैं। उस समय मेरे अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मैं तुरंत जो है उसी समय इंटरवीन करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। मेरी एक इमेज ये रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा भाई, प्रोफेसर चहल जो है ना, और प्रोफेसर तो सारे जानते ही हैं भाई, इस बंदे को जो अपनी बात कहनी है तो कहनी है, चाहे सामने कोई ताकत बैठा हो। मैं तो मुख्यमंत्री आए हुए थे, उसके सामने मैंने बात रख दी थी। और लेकिन बात रखने का एक तरीका होता है। देखिए, हमारे मन में चोर नहीं होना चाहिए। हम क्यों एग्रेसिव हों, या हम क्यों अपने आप को ऐसा दर्शाएं कि जैसे हम कोई पाप कर रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं। हम एक सच बता रहे हैं, एक जायज़ बात कर रहे हैं। तो इसलिए चेहरे पे मेरे पे हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, हमेशा मुस्कान भी रहती है।
तो मैं पूरे स्वाभिमान से और पूरे जो है ना अच्छे भाव के साथ सकारात्मक भाव से अपनी बातें रखता हूँ, इसलिए लोग मुझे सम्मान भी देते हैं। देखो इज्जत अपने हाथ में ही होती है, इज्जत हर हालत में अपने हाथ में होती है। पता इज्जत कब जाती है ये और बता दूँ मैं आपको। तो हम लोग कई बार ये शिकायत करते हैं भाई हमारी बेइज्जती कर दी, है ना। तो इज्जत देखिए 3 हालत में जाती है। पहली बात है कोई आप किसी की बेइज्जती करो, आप किसी की बेइज्जती करोगे तो सामने वाला भी बेइज्जती करेगा आपकी, तो किसी की बेइज्जती मत करो, सबका सम्मान दो, सबको सम्मान दो। दूसरी सिचुएशन जब बनती है जब दूसरा आपकी बेइज्जती करे, लेकिन दूसरा बेइज्जती कर सकता है, एक बार कर सकता है प्रयास, लेकिन आप पे भी तो डिपेंड करता है ना। आप उसको सहो नहीं, आप उसको विनम्रता से बताओ कि नाउ यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट। पहले विनम्रता से कहो, फिर भी नहीं माने तो और अच्छे सख्त शब्दों में कहो। तो कोई आदमी आपका अपमान करने को आए तो उसी समय उसका जवाब दिया जाना चाहिए, पहले विनम्र शब्दों में, फिर थोड़ा और सब शब्दों में। और तीसरी हालत जब बनती है इज्जत जाने की, जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब हम भ्रष्टाचार करते हैं, तो तब तो इज्जत जाएगी। अब मैं प्रोफेसर हूँ, अपने रिसर्च स्कॉलर से मैं अगर पैसे लेने लग जाऊँ काम के बदले में, तो मेरी इज्जत जाएगी ही जाएगी। या मैं मतलब आप किसी लड़की को छेड़ दो तो भी इज्जत जाएगी। तो इज्जत आपके हाथ में ही होती है हमेशा, दूसरे के हाथ में नहीं होती। इसलिए ये सोच रखो, मन में जो है मन साफ होना चाहिए। गुरु रविदास का एक विचार है, देखिए गुरु रविदास एक भारत के पहले यूरोपियन है, ये लोम्बित लिखती हैं, उनका विचार है मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये बड़ी एक फेमस कहावत बन गई। इंडिया के पहले एगैलिटेरियन और यूटोपियन इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने जो एक विचार भी दिया था बेकमपुरा का विचार। तो हम तो उस विचारकों की जमात से आते हैं। मतलब देखिए बेशक दलित रहे हैं, लेकिन दलित होने के बाद भी थिंकर, ये थिंकिंग कम्युनिटी है, ये जो दलित कम्युनिटी है हमेशा से थिंक कर रहे हैं और बढ़िया अच्छा थिंकिंग हुआ है। उधर ब्राह्मणवादी परंपरा में ज़्यादातर लोग कंजर्वेटिव ढंग से सोचते हैं, उसमें प्रोग्रेसिव थिंकर बहुत कम रहे हैं। मुझे माफ़ करना, ब्राह्मणवादी परंपरा में प्रोग्रेसिव थिंकर आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, वो सारे शुरू से लेके अब तक भी ये वर्ण व्यवस्था का गीत गाते हैं। अरे अब तो मैं तो कई बार कहता हूँ दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हम देखिए चांद पे पहुँच लिए, मंगलयान भी बना लिया आपने, अब तो छोड़ दो यार इस वर्ण व्यवस्था को। इतना पिट गया है विचार, इतना पिट गया, फिर भी वर्ण व्यवस्था अच्छी थी। मतलब आपके पास कोई नया आइडिया है ही नहीं, क्या पुराने गले सड़े विचारों से चिपके हुए हो। कुछ नया सोचो, कुछ प्रोग्रेसिव सोचो जिससे लोगों का भला हो। लेकिन ऐसा सोचा हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने, रविदास ने सोचा है, फूले ने सोचा है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा है, कबीर ने सोचा है, तुकाराम ने सोचा है, कितने सारे संत हैं, भक्ति संतों ने सोचा है, सूफी संतों ने सोचा है। उधर से नहीं ऐसी सोच मिलती मुझे, मतलब मेरी बात को कोई गलत साबित करे, उधर से कोई आपका प्रोग्रेसिव थिंकर बहुत कम है। और मेरा ये मानना है इंटेलेक्चुअल को हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल को, ये देखो सुनने की बात है, इंटेलेक्चुअल भी ज़्यादातर हमारे देश के कंजर्वेटिव हैं, जो महिलाओं को देख के ये कहेंगे अरे महिलाएं आगे बढ़ रही, दलितों को देख कर कहेंगे दलित क्यों आगे बढ़ रही। ये कैसे इंटेलेक्चुअल हो आप। इंटेलेक्चुअल को प्रोग्रेसिव होना चाहिए इंटेलेक्चुअल लोग ये, लेकिन कंजर्वेटिव इंटेलेक्चुअल हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने स्टेटस क्वो को बनाए रखा है। समाज को बदला है तो हमारे ही इंटेलेक्चुअल ने बदलने का प्रयास किया है। ये आपके सवाल का सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। हाँ, आपका मेरा नाम जतिन है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से BA कर रहा हूँ। ओके। मैं कहना चाहता हूँ जैसे आज का मेन टॉपिक है जिस पे बात हो रही है हाँ। कास्ट है, बट इसके साथ साथ मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछना नहीं, मेन टॉपिक वैसे ये है मेरी आत्मकथा। हाँ आपकी आत्मकथा है, बट अभी जो चर्चा हो रही है जो Yes. मेनली कास्ट पे है, उससे अलग मैं पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बताया आप 10वीं के कक्षा में जब पढ़ते थे तब भी आप ऐसे काम करते थे, BA में MA में काम करते थे, तो आसपास के कुछ लोग आप जैसे देखते हैं वैसे ही कुछ कर रहे हैं तो वो छोड़ देते हैं पढ़ाई या कुछ भी ऐसा जिससे वो आगे बढ़ पाए, उसको छोड़ देते हैं लैक ऑफ एडवांटेज मान के कि उन लोगों जितना मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे में और चीज़ें हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ भी। तो आप वो कैसे मतलब मैनेज करा या कैसे आप देखते थे उसको कि मैं हाँ कर सकता हूँ और आपने कर भी लिया। आसपास आपके भी होंगे लोग जिन्होंने छोड़ दिया होगा। देखिए ये कुछ गट्स भी होते हैं, जेनेटिक भी होता है। तो जैसे मेरे माँ बाप थे, उन्होंने एक चीज़ ज़रूर सिखाई
कि भाई पढ़ना है आपको। मेरे फादर एक बात बचपन में बोलते थे, उनकी ये बात जो है ना हमेशा दिमाग में सोते वक्त भी कई बार याद आती है कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अच्छा, फादर साहब में और मदर में एक जज्बा था कि भी हर हालत में हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, वही जज्बा। और पॉजिटिव भी बहुत थे, बड़े सकारात्मक भी थे, बहुत ही अच्छे, चेहरे पे स्माइल भी रहती थी। मेरे फादर कभी टेंशन में नहीं दिखे मैंने, हालांकि वो टेंशन थी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में, लेकिन चेहरे जब वो लोगों के सामने आते थे वो हमें बड़े हंसमुख होते थे। जैसे मेरे चेहरे पे स्माइल देखते हैं ना, मेरे चेहरे से भी शानदार स्माइल उनके चेहरे पे थी। तो ऊर्जा इतनी थी, लेकिन सकारात्मक भाव था। तो शायद मेरे अंदर जो है ये भाव था, कभी ना दबने वाला कि भाई मैं चाहे मुझे तोड़ दिया जाए लेकिन मैं मतलब झुकूंगा नहीं और आगे बढ़ूंगा। तो मेरे अंदर ये जज्बा था, माँ बाप से भी प्रेरणा थी और माँ बाप पढ़ाना भी चाहते थे, नो डाउट। तो ये प्रेरणा वहाँ से भी आती थी। मैंने कहा भाई जब ये लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं, अब जैसे एक बार बीए में पढ़ रहा था शायद सेकंड ईयर में, तो फीस की ज़रूरत आ गई और मदर भी मजदूरी करती थी। तो शाम को मेरी माँ आई और मैंने कहा माँ फीस देनी है कॉलेज में। तो माँ ने 20 रुपये कमा के लाई थी, बिल्डिंग वगैरह में काम करके जैसे करते हैं, वो मेरे हाथ में रख दिए। मैं उस 20 रुपये को देख रहा, मैंने कहा देखो मेरी माँ के हाथों में छाले पड़े हुए, आटन से हो जाते हैं ना, जैसे छाले नहीं कहेंगे, छाले भी पक जाते हैं। तो मैंने उनके हाथों को अपने हाथ में लिया। मैंने कहा माँ ये मैं